झांगी ने चारों ओर देखा और फिर चेन झिंगुआन से कहा, कोस्टल डिफेंस को मजबूत करना बहुत जरूरी है। भविष्य में जमीन पर दुश्मनों का डर लगभग नहीं रहेगा, लेकिन समुद्र से आने वाले दुश्मनों से सतर्क रहना होगा। चेन जिंगवान ने अपना सिर खुजलाया और कहा, लेकिन पिछली लड़ाई में हमारी आर्म्ड फोर्सेस लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इसके अलावा हमारे पास ज्यादा मैना पावर भी नहीं है। झांगी ने शांत आवाज में कहा, इसकी चिंता मत करो। मैंने पहले ही ब्लिजार्ड सिटी से एक बैच हथियारों का डिमांड कर दिया है। वह और चेन जिंगवान शेल्टर में लौटे और बड़ी संख्या में वेपन्स को सीधे वेपन्स स्टोर्स में रख दिया। वहां 20 से ज्यादा बड़ी कॉस्टलन डिफेंस तोपें, बहुत संख्या में वेपन्स, गोला बारूद और बहुत से प्रकार के हैवी फायर आर्म्स मौजूद थे। इन हथियारों के साथ दुश्मनों के जहाजों को तट से 30 किलोमीटर की दूरी पर ही रोका जा सकता था। जब चेन जिंगवान ने इन हथियारों को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत वादा किया कि वह प्रॉपर अरेंजमेंट करेगा और अपने आर्मी को इन हथियारों के उपयोग के लिए ट्रेनिंग कराएगा। बाद में जांगी को वह आइस ब्रेकर जहाज भी मिल गया जिसे वह चाहता था। चेन जिंगवान ने उसे कुछ एक्सपीरियंस नाविक सौंपे और फिर झांगी ने अपने घर की महिलाओं को लेकर टियाहाई सिटी से निकलकर समुद्र के किनारे घूमने चला गया। झांगी बहुत अलर्ट था और वह गहरे पानी के इलाकों के पास जाने से बच रहा था। जहाज तट के पास जमी हुई बर्फ के किनारे किनारे चलता रहा। वे समुद्र के नजारे देख रहे थे और समुद्री मछली पकड़ने का मजा ले रहे थे। हालांकि वे बहुत दूर तक नहीं गए, लेकिन यह भी उनके पिछले सफर से कहीं लंबी ट्रिप थी, इसलिए सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। झांगी के स्पेस में मछली पकड़ने का पूरा सामान मौजूद था। सभी ने ठंड से बचने के स्पेशल कपड़े पहने थे और बर्फीली ठंडी हवा का सामना करते हुए डेक पर खड़े थे। वे जमी हुई मछली के टुकड़ों को चारे के रूप में इस्तेमाल करके समुद्र में डाल रहे थे ताकि कोई बड़ी मछली फंस सके। हर किसी के हाथ में एक मछली पकड़ने की स्टिक थी और शुरुआत में सभी बड़े एक्साइटमेंट में थे, लेकिन एक घंटे बाद किसी को भी एक भी मछली नहीं मिली। कि मछली पकड़ना तो दूर, किसी भी चारे को काटने तक की कोई हलचल नहीं हुई। झांगी ने कंफ्यूज होकर कहा, यह क्या हो रहा है? क्या किनारे के पास की सारी मछलियां ठंड से मर गई हैं? लियांग युए ने निराश होकर अपने हाथों की ओर देखा और बड़बड़ाई, इन्हीं हाथों से मैंने 100 पाउंड की तलवार उठाई है और पत्थर तोड़े हैं, लेकिन अब एक मछली तक नहीं पकड़ पा रही। जहाज पर एक एक्सपीरियंस्ड नाविक था जिसका नाम तियन शॉय था। लोग उसे लाओ तियन कहकर बुलाते थे। वह शायद 40 साल का, बड़ी दाढ़ी वाला और हिम्मत से भरा इंसान था। उसने यह सब देखा और हंसते हुए समझाने के लिए आगे आया और बोला, मिस्टर जांग, शायद आपको यह पता नहीं है, लेकिन सरफेस वाटर का तापमान बहुत कम हो गया है, इसलिए सारी मछलियां नीचे गहराई में चली गई हैं। झांग ही रेलिंग पर झुकते हुए मुस्कुराकर बोला, तो इसका मतलब है कि अगर हमें बड़ी मछली पकड़नी है तो हमें गहरे समुद्र में जाना होगा। लाओ तियन ने कहा, यह सच है कि इस ठंड में मछली पकड़ना मुश्किल है। आमतौर पर हम जाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको गहरे समुद्र में जाने की सलाह नहीं दूंगा। झांग ही मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पल का नजारा है। उसने अपनी नजर बगल में डाली जहां जो किर और यांग शिनशिन मछली पकड़ने की स्टिक पकड़े हुए थे। वे पानी पर तैरती टूटी हुई बर्फ को ध्यान से देख रहे थे। ठंडी हवा से उनके चेहरे लाल हो गए थे, लेकिन फिर भी उनकी मछली पकड़ने की एक्साइटमेंट कम नहीं हुई थी। ये पीसफुल व्यू झांगी के लिए बहुत संतोषजनक था। लाओतियन ने सिर हिलाया और राहत की सांस ली। हालांकि उसने धीरे से बड़बड़ाया और बोला, किनारे के पास मछली पकड़ना कठिन होता है, लेकिन इतनी देर तक एक भी मछली ना मिलना थोड़ा अजीब है। किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि जब उनका बड़ा जहाज समुद्र में शांति से खड़ा था तो पानी के नीचे एक बड़ी शैडो धीरे धीरे आ रही थी। लियांग युए ने तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। उसने बोला, अरे, पानी इतना गहरा काला क्यों हो गया? उसने नीचे झांका और उसकी आंखें तुरंत हैरान गईं। वह बोला, पानी के नीचे कुछ है। लियांग युए की चिंतित आवाज ने तुरंत झांगी और तियन शॉई को बताया।
झांगी ने मुड़कर देखा और पानी के नीचे बड़े काले आकार को देखा। इसका आकार देखकर झांगी भी हैरान रह गया। जहाज की लंबाई 62 मीटर थी और पानी के नीचे की शैडो पूरी तरह से सरफेस पर नहीं आई थी, लेकिन यह जहाज के आधे आकार की थी। लाओ तियंडर के मारे चिल्लाया, नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्म सी मॉन्स्टर है। मछली पकड़ रही लड़कियां डर के मारे चीखने लगीं और वे सब झांगी के पास सुरक्षा के लिए दौड़ पड़ी। सिर्फ लियांग युए ने अपने होश बनाए रखे। हालांकि वह भी हैरान थी, लेकिन उसका पहला विचार घबराने का नहीं बल्कि समस्या का हल निकालने का था। लाओ टियन और बाकी नाविक घबराते हुए तैयार होने लगे। इतने बड़े सी मॉन्स्टर का सामना करते समय वे सिर्फ खुद को स्थिर रख सकते थे ताकि जहाज से गिर न जाए, और फिर बस भगवान से प्रार्थना कर सकते थे। लाउतियन बोला, सब लोग तुरंत केबिन में जाओ और खुद को बांध लो, जल्दी करो। लेकिन झांगी ने लाओ टियन की बात को अनसुना कर दिया। उसने अपना लेफ्ट हैंड रेलिंग पर रखा। झांगी बोला, द एयर कंट्रोल पावर का उपयोग करके पूरे जहाज को ऊपर उठाओ। जहाज के चारों ओर एक सफेद रोशनी फैली और यह पानी से ऊपर उठने लगा। पूरा जहाज समुद्र से अलग हो गया और हवा में स्थिर हो गया। अब दो दुनियाओं का अंत नजदीक है। झांगी की राइट आइस चमकी और एक बड़े एरिया ने पूरे जहाज को ढक लिया। अब जहाज स्थिर था, मानो जमीन पर खड़ा हो। लाओ तियन चौंक गया और बोला, क्या क्या ये सच में हो रहा है? उसने बाहर देखा और पाया कि पूरा जहाज हवा में उड़ रहा था। इस बीच समुद्र के अंदर से एक बड़ी आइसी ब्लू आइस झांगी को घूर रही थी। फिर 3, 5, 10 मॉन्स्टर्स के शरीर पर अनगिनत अजीब आंखें चमक उठी। झांगी मुस्कुराया और कहा, इस समुद्री मॉन्स्टर को पकड़कर इसका स्टडी करना चाहिए। अचानक मॉन्स्टर समुद्र से बाहर निकला, जिससे ऊंची लहरें उठी। झांगी ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और काली पावर उसमें समा गई। उसने इससे हवा में वार किया और गहरे काले रंग की एक लहर समुद्र पर गिर पड़ी। मॉन्स्टर का शरीर गर्म चाकू से कटते हुए मक्खन की तरह दो हिस्सों में बट गया। मॉन्स्टर का बड़ा शरीर दो हिस्सों में डिवाइड होकर समुद्र में जा गिरा, जिससे एक और बड़ा खून की लहर उठी और पूरा पानी लाल खून जैसा बन गया। बड़ी सी मॉन्स्टर की लाश समुद्र में तैर रही थी और उसके खून ने समुद्र के एक बड़े हिस्से को लाल कर दिया था। जल्द ही खून की स्मेल सूंघकर एक शार्क दूर से तैरती हुई आ गई। उसकी गहरी काली आंखें ऊपर सरफेस पर दिख रही थी। तभी जांगी ने जहाज को आसमान से वापस नीचे रखना शुरू किया। पानी चारों ओर बिखर गया। क्रू मेंबर्स जांगी की पावर से हैरान थे और उन्हें मिरेकल कहते हुए तारीफ करने लगे। यांग शिनशिन ने झांगी का हाथ पकड़कर खुशी से चिल्लाया, आप तो सच में महान हैं। बाकी सभी भी हैरान थे, लेकिन ज्यादा घबराए नहीं क्योंकि उन्हें झांगी की ताकत पर पूरा भरोसा था। सभी नाव के पास पहुंचे और नीचे देखा। तब जाकर उन्हें ठीक से समझ में आया कि यह सी मॉन्स्टर असल में क्या था। यह एक जायंट व्हेल थी, लेकिन उसका सिर अजीब तरह से कई आंखों से ढका हुआ था। उसके शरीर पर असमान गांठें बनी हुई थीं और इसका आकार अब तक की सबसे बड़ी ब्लू व्हील से भी बहुत बड़ा था। अब इसे पहचानना लगभग मुश्किल था कि यह असल में कौन सी प्रजाति थी। नीचे पानी में मांसाहारी मछलियों ने मॉन्स्टर का डेड बॉडी साफ करने की रेस लगा दी थी और लहरों के साथ खून की लकीरें तैर रही थीं। यांगसिया ने अपनी छाती पकड़ते हुए हंसकर कहा, भले ही इसका आकार बड़ा हो, लेकिन यह इतना डरावना भी नहीं है। झांगी ने उसकी बात को नकारते हुए कहा, नहीं, यह चीज बहुत पावरफुल थी। अगर यह मुझसे नहीं टकराता तो यह स्टील से बने हजारों टन वजन के जहाज को भी पलट सकता था। पानी के अंदर इसकी ताकत बहुत खतरनाक होती। अगर इसे मॉन्स्टर स्टैंडर्ड से आंका जाए तो इसका डिस्ट्रिक्टी लेवल डेल्टा लेवल तक पहुंच सकता था। इतना सुनते ही लियांग युए की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से एक मछली पकड़ने वाला कांटा उठाया और उसे पानी में डाल दिया और बोला, अब मैं नहीं मान सकता कि मैं एक भी मछली नहीं पकड़ सकता। बाकी सभी को भी अचानक एहसास हुआ कि जब इतना बड़ा समुद्री जीव मरा पड़ा है तो जरूर से ढेर सारी मछलियां अट्रैक्ट होंगी। तो सभी ने जल्दी से अपनी अपनी मछली पकड़ने की रॉड उठा ली
और मछली पकड़ने में जुट गए। लेकिन झांगी ने देखा कि लाओ त्यान रेलिंग के पास खड़ा था। उसका चेहरा सीरियस था और वह किसी गहरी सोच में डूबा था। झांगी उसके पास गया, अपने हाथ जेब में डाले और पूछा, क्या हुआ, कोई समस्या है? लाओ त्यान ने झांगी को देखा और तुरंत जवाब दिया, मिस्टर झांग, मुझे बस कुछ अजीब लग रहा है। झांगी बोला, क्या अजीब है, विस्तार से बताओ। लाओ त्यान ने सी मॉन्स्टर की लाश की ओर इशारा किया और गंभीर आवाज में कहा, सामान्य सिचुएशंस में इतनी बड़ी सी मॉन्स्टर गहरे समुद्र में रहते हैं और आम तौर पर ऊपर के सरफेस में नहीं आते, क्योंकि यहां उन्हें जरूरी खाना मिलना मुश्किल होता है। तो मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है कि हम इसे यहां कैसे मिले। झांगी समुद्री दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। उसने क्यूरियोसली पूछा, तो बताओ इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? लाओ त्यान ने धीरे धीरे कहा, कभी कभी अगर कोई खराब मौसम आने वाला हो, या कोई अंडर वाटर वॉल्केनो फट जाए, या समुद्र के नीचे भूकंप आ जाए, तो गहरे समुद्र की मछलियां किनारे की ओर भागने लगती हैं। या फिर उन्होंने किसी नेचुरल एनिमिस का सामना किया हो। झांगी की आंखों में अचानक हैरानी झलकने लगी। उसने पूछा, नेचुरल एनिमिस? क्या इतनी बड़ी सी मॉन्स्टर का भी कोई नेचुरल एनिमिस हो सकता है? उसकी नजरें अचानक डीप सी की तरफ गईं। समुद्र असीम गहरा और मिस्टीरियस था। डिजास्टर आने से पहले ही वहां अनगिनत रहस्यमयी और भयानक जीव थे। अब तो यह महापरिवर्तन का दौर था। झांगी ने सोचा, बेहतर होगा कि इससे कम ही संपर्क किया जाए। पहले तो उसने सोचा था कि वह इस सी मॉन्स्टर को अपने कलेक्शन में रखेगा, इसे खाने में बदलेगा और कुछ नया स्वाद चखेगा। लेकिन इसके ये रूप को देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसलिए उसने इसे समुद्र में ही छोड़ दिया, ताकि यह मछलियों के लिए नेचुरल नेस्ट बन जाए और मछली पकड़ना आसान हो। और हुआ भी यही। इस विशाल चारा की वजह से मछली पकड़ना अब बहुत आसान हो गया था। मछलियों की पकड़ शानदार थी। हालांकि झांकी ने सभी को वार्निंग दी, ये मछलियां खाने के योग्य नहीं हैं, इन्हें या तो छोड़ दो या फिर सिर्फ मनोरंजन के लिए रखो। आने वाले दिनों में झांगी और उसके साथियों ने एक बहुत ही आरामदायक जीवन बिताया। हालांकि टेंगू टीम की स्थापना जारी रही, लेकिन झांग यी ने खुद को इसमें नहीं फंसाया और झू झेंग भी उसे कोई काम सौंपने की हिम्मत नहीं करता था। इस बीच अंकल यू और फैटी जू जब डेंग ग्रुप से लौटे, तो उनमें बड़े बदलाव देखने को मिले। अंकल यू की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वे प्रोफेशनल कॉम्बैट ट्रेनिंग से गुजरे थे, जिससे उनकी लड़ाई की एबिलिटी बहुत बढ़ गई थी। सबसे बड़ा बदलाव फैटी जू में आया। वह पहले से बहुत पतला हो गया था, यहां तक कि उसे देखकर कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। लेकिन जांग यी को असली कारण पता था। बाद में फैटी जू ब्लिजार्ड सिटी को नहीं भूल सका। वह बार बार झांगी के पास जाकर वहां वापस जाने की बात करता रहा। झांगी ने अपने भाई के लिए आगे बढ़कर डेंग शेंगटोंग से बात की और सीधे ब्लिजार्ड सिटी में फैटी जू के लिए एक छोटा घर बनवा दिया। इतना ही नहीं, उसे एक लॉन्ग टर्म बस पास भी दिलवाया, जिससे वह जब चाहे ब्लिजार्ड सिटी जाकर आराम कर सके। हालांकि यह भी साबित हुआ कि कोई व्यक्ति अगर सिर्फ एक्सरसाइज करके पतला हो जाए, तो वह बहुत जल्दी फिर से मोटा हो सकता है। घर लौटने के बाद फैटी जू ने गुस्से में जमकर खाया और सिर्फ 15 दिनों में अपने पुराने आकार में लौट आया, बल्कि और भी मोटा हो गया। इस तरह 2 महीने बीत गए और जुलाई का महीना आ गया। ये साल का सबसे गर्म मौसम था और पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद त्यानहाई शहर में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। इस समय हमारी नजरें त्यानहाई शहर से हजारों समुद्री मील दूर नानयांग समुद्र की ओर जाती है। यहाँ एक आइलैंड है, जिसे गैनलियू आइलैंड कहा जाता है। यह आइलैंड समुद्र के नीचे वॉल्केनो के विस्फोट से बना था और यहाँ बहुत ज्यादा गर्म एनर्जी पाई जाती थी। बदलाव से पहले यह एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट था। दुनिया के अंत के बाद आसपास के कई देशों से लोग यहाँ भाग आए। यह चैप्टर की शुरुआत में जू यूनक्वे और जांग ये बात कर रहे होते हैं। जू यूनक्वे की एक साधारण हरकत ने झांग यी को यह अच्छे से महसूस करा दिया कि वह और उसके सामने खड़ी यह महिला एक ही सोशल लेवल पर नहीं थे।
कम से कम दुनिया के अंत से पहले तो ऐसा ही था। लेकिन अब जो लोग अभी भी पास्ट से जुड़े हुए हैं, वे या तो बहुत पावरफुल हैं या फिर बहुत कमजोर। झांगी ने जू यूनक्वे की बातों को इग्नोर कर दिया और बस अपनी कलाई पर बंधी रोलेक्स घड़ी पर नजर डाली। झांगी ने बोला, दोपहर होने वाली है, चलो चलते हैं। मुझे जू शुआई से मिलने के बाद लंच भी करना है। ये कहकर झांगी सीधे जू यूनक्वे के पास से गुजरते हुए बाहर की ओर चल दिया। जो यूनक्वे एक पल के लिए शॉक रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि झांगी उसके प्रति इतना डिसरिस्पेक्ट होगा। वह उसे सलाह देने के लिए इतनी गंभीर थी और उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जो यूनक्वे ने कुछ नाराजगी के साथ कहा, तुम रुको एक मिनट, कमांडर इन चीफ ने मुझे तुम्हें ले जाने के लिए कहा है। झांग यी ने पीछे मुड़े बिना जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मुझे रास्ता नहीं पता। जू यूनक्वे ने अपनी जेब में हाथ रख लिया, अपने दांत पिचकाए और झांगी की पीठ को गुस्से में घूरने लगी। अगर नजरें मार सकती तो झांगी के कपड़े अब तक टुकड़ों में कट चुके होते। लेकिन जू झेंग की चेतावनी याद आते ही उसने खुद को शांत किया और तेजी से उसके पीछे चल दी। जू यूनक्वे ने बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहां एक मिशन लेकर आई हूं। अगर मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाऊंगी तो बॉस मेरी सैलरी काट लेगा। झांगी ने बस उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वह अमीर परिवारों की लड़कियों को देख चुका था। जब वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था तब उसने कुछ इन्फ्लुएंशियल फैमिली के लोगों से मुलाकात की थी। हालांकि वे ईगो वाले नहीं कहे जा सकते, लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रकार का घमंड जरूर रहता है, चाहे वे इसे ऊपर से कितना भी छिपाने की कोशिश करें। ये घमंड कहीं ना कहीं झलक ही जाता है। जू यूनक्वे को यह पसंद नहीं आया कि झांगी ने उससे हाथ मिलाते समय अपने ग्लव्स नहीं उतारे। भले ही वह खुद को कितना भी पोलाइट और कोर्टियस दिखाने की कोशिश करे, लेकिन उसने अपने मन में मौजूद बड़े रहने की भावना को अनजाने में बाहर ला दिया। और किसी भी नॉर्मल इंसान को बेहद ठंड के इस समय में यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि हाथ मिलाने के दौरान ग्लव्स पहने हैं या नहीं। जू यूनक्वे को झांगी की नाराजगी महसूस हुई और उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ, इतनी छोटी सी बात पर ही नाराज हो गए? उसकी आईब्रोस हल्की सी उठी, जैसे वे नाच सकती हो। जू यूनक्वे ने बोला, मैंने सुना है कि कमांडर इन चीफ ने कहा कि तुम बहुत पावरफुल इंसान हो। तुम इतने छोटे दिल के तो नहीं हो सकते, है ना? झांगी ने ठंडे आवाज में जवाब दिया, मुझे कार में चक्कर आते हैं, बात करने का मन नहीं है। दोनों बाहर पहुंचे, जहां जू यूनक्वे की कार खड़ी थी। जू यूनक्वे को यकीन नहीं हुआ कि झांग ये सच कह रहा है। उसे पता था कि वह बस उसे टाल रहा है, जिससे वह थोड़ी खिन्न हो गई। उसके मन में झांग यी के बारे में शिकायतें बढ़ने लगीं। इसे सामाजिक शिष्टाचार की समझ ही नहीं है और मैंने इसे अच्छे से समझाने की कोशिश की, फिर भी यह मुझसे नाराज हो गया। लेकिन फिर उसने अपनी पहचान और झांग ही के बारे में जो जानकारी जुटाई थी उसे याद किया और खुद को शांत किया। उसने सोचा, आखिरकार वह बस एक वेयरहाउस मैनेजर है, न ही वो अपर क्लास में आता है, न ही मिडिल क्लास में। मुझे इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जू जेंग की चेतावनी याद करके उसने झांग यी के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। जू यूनक्वे ने बोला, ठीक है, मान लिया मेरी गलती थी, समझ लिया। मुझे तुम्हें समझना चाहिए और दूसरों को अपनी तरह नहीं मानना चाहिए था। अब अंदर बैठो। झांग यी ने एक नजर खुले दरवाजे पर डाली, फिर चुपचाप आगे बढ़ा, लेकिन ड्राइवर की बगल वाली सीट की बजाय पीछे की सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। झांग यी ने बोला, मैं थका हुआ हूं, थोड़ा आराम करूंगा। जब हम पहुंच जाइए तो मुझे जगह देना। ये कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। जू यूनक्वे के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। अगर ये खबर फैल गई कि जू परिवार की सबसे बड़ी बेटी ने किसी के लिए दरवाजा खोला और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, तो यह पूरे जियांगनान क्षेत्र के अपर क्लास में चर्चा का विषय बन जाता। जू यूनक्वे ने गैस में बोला, ठीक है, सोना है तो सो। उसने गुस्से में कार का दरवाजा बंद किया और तेजी से गाड़ी चला दी। रास्ते में शायद बदला लेने के लिए उसने बार बार तेज ब्रेक लगाए। झांग यी को इस बचकाने बदले पर हंसी आई, लेकिन वह बहस करने के मूड में नहीं था। आधे घंटे बाद
वे नए कमांड सेंटर पहुंचे। जू यूनक्वे ने बोला, अरे हम पहुंच गए। जू यूनक्वे ने रियर व्यू मिरर से झांगी को देखा, जो अब भी सोने का नाटक कर रहा था। झांगी ने आंखें खोली। ओह, आ गए। ये कहकर उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। ये देखकर जू यूनक्वे और भी गुस्से में आ गई। उसने गुस्से में बड़बड़ाया, मैं इसे लेने के लिए आई और यह मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। कितना बुरा आदमी है। और फिर वह भी पीछे पीछे अंदर गई। कमांड सेंटर में पहरेदार ने झांग ही को देखा और तुरंत रिस्पेक्टफुली सैल्यूट किया। उसकी आंखों में प्रशंसा थी। झांग यी ने बस हल्का सा सिर हिलाया और अंदर चला गया। जू यूनक्वे ने किसी को गाड़ी पार्क करने को कहा और झांग ही के साथ लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट में दोनों ने कोई बात नहीं की। झांगी को इस औरत से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। झांगी मन में सोचा, चाहे कोई लड़की कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वह बहुत झंझट वाली हो तो मुंह जैसे आदमी उसे दूर ही रखना पसंद करेंगे। जू यूनक्वे दूसरी तरफ झांगी से थोड़ा दूर खड़ी थी, चेहरे पर हल्की नाराजगी के साथ। और फिर लिफ्ट छठी और मंजिल पर रुकी और झांगी बाहर निकला। सामने जू झेंग का बड़ा ऑफिस था। जू झेंग कंप्यूटर पर कुछ जानकारी देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने झांगी और जू यूनक्वे को आते देखा, उनके चेहरे पर तुरंत खुशी छा गई। कमांडर जू झेंग बोला, झांगी आ गया, आओ बैठो। उन्होंने अपने चश्मे उतार दिए, उठकर अपने हेल्पर से झांगी के लिए ब्लू माउंटेन कॉफी लाने को कहा और फिर बहुत उत्साह से झांगी को सोफे पर बैठाया। जू यूनक्वे को यह देखकर हैरानी हुई कि जू जेंग किसी से इतनी इज्जत से पेश आ रहे थे। उसने मन में सोचा, क्या लोग समझेंगे कि यह उनका नाजायज बेटा है। बातचीत के बाद जू जेंग ने झांग ही को एक 3700 किलोमीटर दूर यानलियू आइलैंड पर फंसे देशवासियों को बचाने का मुश्किल मिशन के बारे में बताया। हुआशू रीजन के कुछ देशवासी वहां फंसे हुए थे। वे अपने देश से बहुत दूर थे और पिछले आधे साल से मुश्किल परिस्थितियों में जिंदगी गुजार रहे थे। अब वे खाने की कमी का सामना कर रहे हैं और उनके आसपास के गुंडे मर्डर करने लगे हैं। जू जेंग ने बोला, उन्होंने जियांगनान क्षेत्र को एक इमरजेंसी हेल्प साइन भेजा है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते और हमें उन्हें वापस लाना ही होगा। जू जेंग ने सीधा कहा, वैसे क्या तुम्हारी तियानहाई सिटी में पॉपुलेशन की कमी नहीं है? तब हम उन्हें वहीं बसने देंगे ताकि तुम्हारी आबादी बढ़ सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।